नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने अपना क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया है जो कि सेशन 2023 और 24 के लिए है। तो आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का, इसका चैप्टर जो 5वां है खेल और पोषण, ये चैप्टर मैं आज आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ, ठीक है। और जो सेशन है हमारा वो है 2023 और 24 का, यानी जो आपका न्यू सेशन है 2023-24 का, उसके अकॉर्डिंग जो आपका न्यू सिलेबस है और उसके अनुसार जो ये आपका चैप्टर है खेल और पोषण, ये आज के इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और बिल्कुल आखिर तक देखना है, ताकि आपको वीडियो बिल्कुल, ताकि जो चैप्टर है बिल्कुल आपको आसानी भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। और जो ये चैप्टर है ये बिल्कुल मैं आपको आसान भाषा में समझा दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को जो है पूरा आखिर तक देखें ताकि आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है भोजन का अर्थ, ठीक है। आपको देखो, बिल्कुल मैं आपको एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा बारीकी से, तो आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है। तो देखो, पहले समझते हैं कि भोजन जो है इसका अर्थ क्या क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। भोजन आप जानते होगे कि समाज में जो मनुष्य है, जीव जंतु कोई भी है, वो जीवित रहने के लिए क्या करता है, भोजन करता है, ठीक है। आप भी करते हो, सभी जितने भी लोग हैं, सभी जितने भी मनुष्य जीव जंतु सभी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं, ठीक है। तो आप भोजन का मतलब समझती हो, ठीक है। लेकिन इसका जो परिभाषा है वो क्या हो सकता है, वो क्या है, वो आपको समझना है, ठीक है। तो देखो, वे सभी तरल या ठोस पदार्थ, ठीक है, आपको समझते हुए चलना है कि चीज, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाता है, ठीक है। आप देखो, ये इसका परिभाषा होगा, यानी कि देखो, वे सभी तरल या ठोस पदार्थ, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो तरल ही पदार्थ हो या ठोस पदार्थ, दोनों, वे सभी जो तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, ठीक है, जो हम खाते हैं, ठीक है। मान लो मैं आपके सामने ऑप्शन लेता हूँ, मान लो ए, हमने ले लिया ए और बी, दो खाना है, ठीक है। ए में हमारा आ गया ठोस पदार्थ, बी में आ गया हमारा तरल पदार्थ, ठीक है। ए में मान लो हमारा ठोस पदार्थ में आ गया जो भी हम अनाज खा रहे हैं, दाल चावल वगैरह जो भी खा रहे हैं, ये हमारा ठोस में आ गया। और बी में हमारा आ गया जो तरल पदार्थ हैं, जो जूस पी रहे हैं, जो भी हम प्रोटीन का जूस वगैरह पी रहे हैं, आम का जूस पी रहे हैं, मौसमी का जूस पी रहे हैं, जो भी जूस पी रहे हैं वो इसमें बी में आ गया, ठीक है। तो देखो, वे सब, ये भी हम मनुष्य खाता है और ये भी मनुष्य खाता है, ठीक है। वे सभी तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है, ठीक है, ठोस या तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा, अब देखो, जब हम ये खाएंगे तो हमारी पाचन क्रिया द्वारा पचाता है, अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक क्रियाओं कार्यों के लिए प्रयोग करता है, ठीक है। अब हम भोजन खाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और जिस ऊर्जा से हम अपने जो भी हमारे दैनिक जीवन कार्य वो संपन्न कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे भोजन का अर्थ। अब समझते हैं संतुलित आहार का अर्थ, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखना है, आपको समझते हुए चलना है कि चीज आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, संतुलित आहार का अर्थ, ठीक है, आहार का मतलब आप जानते हो भोजन, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि भोजन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। और देखो, संतुलित संतुलित का मतलब क्या होता है, एक बैलेंस, एक मतलब एक बैलेंस के रूप में भोजन लेना, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा भोजन ले रहे हो और बहुत ही कम खा रहे हो। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है, देखते हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में व अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। देखो, संतुलित आहार का मतलब यही है कि देखो, ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, जितने भी हमारे पोषक तत्व होते हैं वो सभी उचित मात्रा में हो, यानी कि कोई पोषक तत्व ज्यादा हो या कम हो, मतलब उचित मात्रा, जो एक मात्रा होनी चाहिए उस मात्रा में हो, वह अनुपात में हो, ठीक है, उचित मात्रा में उचित अनुपात में हो तथा वे शरीर की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, संतुलित आहार कहलाता है, ठीक है। अब आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा संतुलित आहार, ठीक है। तो संतुलित आहार का मतलब यही है, सीधी से मैं आपको बताऊं तो देखो, हमें भोजन जो हमारा संतुलित, यानी कि भोजन में सभी पोषक तत्व होने चाहिए, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में, मतलब ना, देखो, मान लो पोषक तत्व है, ना वो पोषक तत्व कम होना चाहिए ना ही ज्यादा होना चाहिए, एक उचित मात्रा में होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा संतुलित आहार क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं पोषण का अर्थ। अब पोषण क्या है आप ये समझो, आपने ये सब समझ लिया, अपने से पहले समझा भोजन का अर्थ और संतुलित आहार का अर्थ, ठीक है। अब आप समझो कि
पोषण का अर्थ। अब पोषण क्या है मैं आपको बिल्कुल डीप बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको पूरा चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको बिल्कुल गहराई से बिल्कुल डीप बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो पोषण का अर्थ, देखो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है, ठीक है। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो भोजन में उपस्थित, जो हमारा भोजन है उसमें उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक, जो भी हमारे, मान लो हमने भोजन खाया, ठीक है, मान लो ये व्यक्ति है उसने खाना खाया, ठीक है, खाना खाने में जो भी उसके पोषक तत्व होते हैं उनका शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण कहलाता है, ठीक है। यानी जो भी आपने भोजन खाया, ठीक है, भोजन खाया, अब भोजन खाने के बाद आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी और आप कार्य करोगे तो उसे हम कहते हैं पोषण, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है पोषण, ठीक है। मतलब सीधी बात है, देखो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग पोषण का, ठीक है। इसकी पूर्ति के लिए यानी शारीरिक क्रियाओं तथा शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसके लिए हम भोजन का उपयोग करते हैं, इसको हम कहते हैं पोषण, ठीक है। अब समझते हैं आहार यानी भोजन के तत्व क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने आपके लिए बिल्कुल इजी वे में माइंड मैपिंग बना रखा है, ठीक है। आपको मैंने बिल्कुल मैप के अनुसार समझा रखा था ताकि आपको बिल्कुल जो ये टॉपिक है बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आहार यानी जो हमारा भोजन है इसके तत्व क्या क्या है, ठीक है। तो पहला हमारा आता है पोषक तत्व और दूसरा हमारा आता है गैर पोषक तत्व, ठीक है। अब देखो पोषक तत्व में क्या है, पोषक तत्व भी दो प्रकार का होता है इसके अंदर, ठीक है। पोषक तत्व भी दो प्रकार का होता है, पहला हमारा बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व और दूसरा हमारा होता है सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व, ठीक है। और अगला जो हमारा वो है गैर पोषक तत्व। अब इसमें 5 आते हैं, इसके अंदर 5 आते हैं, ठीक है। पहला हमारा फाइबर, दूसरा जल, तीसरा स्वाद यौगिक, चौथा रंग यौगिक, पांचवा पादप यौगिक, ठीक है। अब आगे ये सब क्या है मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा ताकि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाए। बस मैंने आपके लिए इसलिए बनाया ताकि आपको माइंड मैपिंग बिल्कुल क्लियर हो जाए ये है क्या। बिल्कुल ऐसे आपको देखो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ, ये इसको याद करेंगे, ठीक है। देखो ये जो भी है ना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे भोजन के तत्व क्या है, ठीक है। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल एक माइंड में सेट कर लो कि भोजन के तत्व ये होते हैं, बाकी आप एक्सप्लेन आगे भी कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको ये माइंड मैपिंग अगर आपके माइंड में ये रहेगा कि भाई इस प्रकार से जो तत्व होते हैं उनके प्रकार इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो आप आराम से इजीली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे, ठीक है। अब आगे मैं इन सब के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो पहले समझते हैं बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व। आपको देखो मैंने पहले बताया कि पोषक तत्व क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया पोषक तत्व वे सभी तत्व जो पोषक तत्व होता है, ठीक है, जो उपयोग दैनिक कार्यों के जीवन में उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। जब मनुष्य उसको खाता है और अपने शारीरिक क्रियाओं और दैनिक जो कार्य उसकी पूर्ति के लिए जो उपयोग करता है उसको हम पोषक कहते हैं, ठीक है, पोषक तत्व, ठीक है। और तो बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व यानी ऐसा पोषक तत्व, बृहत का मतलब क्या होता है मैक्रो आप देखो मैं आपको बताता हूँ। आपने माइक्रो सुना होगा, माइक्रोफोन, ठीक है, आपने जरूर सुना होगा माइक्रोफोन। तो देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है हमारा, देखो माइक्रो का मतलब हमारा होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लेकिन इसके विपरीत यानी इसके उल्टा मैक्रो का मतलब क्या होगा हमारा, होगा बड़ा, ठीक है। तो देखो बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व यानी ऐसे पोषक तत्व जो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं, ठीक है। तो उन्हें पढ़ते हैं वो क्या है, तो देखो इन्हें पढ़ते हैं बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व क्या है। देखो ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। मतलब पोषक तत्व तो बहुत से, मतलब जिससे व्यक्ति को पोषण मिले, ऊर्जा मिले, जिससे वो अपने दैनिक कार्य संपन्न कर सके, वो तो हमें पोषण हो गया, ठीक है। तो देखो ऐसे पोषक तत्व जो व्यक्ति के आहार का मुख्य भाग होते हैं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसको व्यक्ति छोड़ नहीं सकता, बहुत ही मेन भाग होता है, अर्थात अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, बृहत पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। आपको देखो एक लाइन में इसकी परिभाषा याद कर लेनी है कि देखो वैसे पोषक तत्व जो बहुत ही अधिक मात्रा में लिए जाते हैं भोजन में उसको हम कहते हैं बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है। आपको ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्व क्या है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपको आसान समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो ये जो बृहत मैक्रो पोषक तत्व होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा और चौथा हमारा जल, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना है कि बिल्कुल आसान चैप्टर है, बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहे और उस वीडियो को देखें और चैप्टर को समझे, ठीक है। तो देखो आपने ही समझ लिया बृहत क्या होता है, ऐसे पोषक तत्व जो बहुत ही अधिक मात्रा में लिए जाते हैं, ठीक है।
अब देखो कार्बोहाइड्रेट इसमें है, प्रोटीन है, वसा है और जल है, इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट वो भी 2 प्रकार का होता है, पहला साधारण और दूसरा जटिल, ठीक है। और वसा जो है वो भी हमारा 2 प्रकार का होता है, पहला संतृप्त वसा और दूसरा असंतृप्त वसा, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं इन सब के बारे में, ये सब है क्या। बिल्कुल आपको डिटेल बताऊंगा, एक चीज बताऊंगा, आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। पहले हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो मैं आपको ये बता दूं, ये जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो भी आपको मैंने टॉपिक्स बताया इससे पहले, ठीक है, तो 2 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संतुलित आहार क्या है, भोजन से आप क्या समझते हैं, मतलब 2 मार्क्स में आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे मान लो एग्जाम में पूछ लिया जाए, बोर्ड एग्जाम में, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, वैसे आप क्या समझते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आपको बिल्कुल परिभाषा आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बोहाइड्रेट है। यानी देखो, शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी जो शरीर है हमारा, उसको सबसे ज्यादा जो ऊर्जा प्रदान करता है वो है महत्वपूर्ण जो तत्व हमारा ऊर्जा प्रदान करने वाला, वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से ही शरीर को जो है हमारे ऊर्जा मिलती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, तो आपको ये लिखना है 4.1, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। मतलब अब देखो, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को कितना कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट शरीर को, ठीक है। अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट जो है, इसके प्रकार क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, पहला हमारा प्रकार है साधारण कार्बोहाइड्रेट, नाम से ही पता चलता है साधारण। और दूसरा हमारा है जटिल कार्बोहाइड्रेट। अब दोनों को समझते, दोनों है क्या, ठीक है। तो देखो, साधारण कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। आपको ये पॉइंट्स कुछ है वो याद रखने हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होंगे वो हमारे स्वाद में मीठे होंगे तथा जल में घुलनशील होंगे, ठीक है। और दूसरा साधारण कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ये जो साधारण कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाए जाते हैं, तो हमको लिखना है अनाज, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास तथा गाजर इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हमारे साधारण कार्बोहाइड्रेट है वो इन सब चीजों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें पाया जाता है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे तथा जल में घुलनशील नहीं होते, ठीक है। आपको बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ना, देखो आप समझ लो, पहला पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे हमारा क्या, कि पहला पॉइंट बन जाएगा कि साधारण कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में घुलनशील होते हैं। और जो हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, स्वाद में मीठे भी नहीं होते और जल में घुलनशील भी नहीं होते, ठीक है। और हमारा साधारण कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण हो जाएगा अनाज, रसीले फल, गन्ना, चुकंदर, अनानास तथा गाजर, ठीक है। और जो हमारे जटिल कार्बोहाइड्रेट है इसका उदाहरण हो जाएगा, जटिल कार्बोहाइड्रेट आलू, सलगम, गेहूं तथा चावल इत्यादि में पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है आप इससे समझो, ठीक है। आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं आपको बिल्कुल गहराई से बता रहा हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, प्रोटीन, तो प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे जरूरी पोषक तत्व है। आप जानते हो कि प्रोटीन के बिना तो मनुष्य बहुत ही कमजोर सा फील करता है, मतलब उसके अंदर बहुत सी कमजोरी लगती है, ठीक है। अगर उसके व्यक्ति के अंदर प्रोटीन ना हो तो व्यक्ति बहुत ही कमजोर रहेगा और वो अपने दैनिक जीवन कार्यों को भी संपन्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो देखो, प्रोटीन शरीर के लिए संभवतः सबसे जरूरी पोषक तत्व है। सही बात है, बिल्कुल बहुत ही जरूरी पोषक तत्व है। मनुष्य के शरीर का निर्माण करने वाली इकाइयों को कोशिका कहते हैं। आप सभी जानते हो कि जो मनुष्य का शरीर है वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो इनका जो निर्माण है वो कोशिका करती है, ठीक है। ये सूक्ष्म कोशिकाएं जीव द्रव्य से बनती है। यह पदार्थ प्रोटीन ही है, जिसके बिना कोशिका के बिना मानव शरीर की रचना असंभव है, ठीक है। यानी कि देखो, प्रोटीन जो है, प्रोटीन से हमारा बनता है कोशिका, कोशिका से बनता है मानव शरीर। यदि प्रोटीन ही नहीं होगा तो कोशिका नहीं बनेगी, और कोशिका नहीं बनेगा तो मानव शरीर नहीं बनेगा, ठीक है। तो प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पोषक तत्व, ठीक है। तो प्रोटीन सबसे जरूरी पोषक तत्व है, ठीक है। देखो, ग्रीक भाषा में इसे प्रोटियोस यानी सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करना कहते हैं। इसी शब्द के आधार पर इस तत्व का नाम प्रोटीन रखा गया है, ठीक है। मान लो
आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटीन का नाम किस प्रकार रखा गया, ठीक है, तो आप बताओगे कि ग्रीक भाषा में इसे प्रोटियोस यानी सर्वप्रथम स्थान ग्रहण करना कहते हैं। इसी शब्द के आधार पर इस तत्व का नाम प्रोटीन रखा गया, ठीक है। अब अगला देखो, अब जो अगला पॉइंट हमारे वो है, प्रोटीन के अणु सैकड़ों प्रकार की रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं, ठीक है। आप प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो सैकड़ों प्रकार की रासायनिक जो इकाइयां होती है उनसे बने होते हैं, जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो 1 मार्क्स में आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो देखो आपसे पूछा जा सकता है कि अमीनो एसिड क्या है, तो आपको बताना है प्रोटीन के अणु सैकड़ों प्रकार की रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं, जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। ये कुल कितने होते हैं? 23 होते हैं, ठीक है, जिनमें से 8 ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं होते, अतः इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। जो 8 हमारे ये जो है 8 जो हमारे हैं, ये जो हमारे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। देखो रासायनिक इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहते हैं, और ये जो कुल है 23 होते हैं, लेकिन इनमें से जो 8 है जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो 8 है हमारे शरीर द्वारा निर्मित नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें भोजन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये जो 8 है हमारे, इनको हम भोजन द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अन्य सभी अमीनो एसिड हमारा शरीर स्वयं ही बना लेता है। बाकी जो भी अन्य हमारा अमीनो एसिड है वो हमारा शरीर स्वयं ही बना लेता है, ठीक है। अब देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो आपको बताना 4.1, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं प्रोटीन जो है हमारा, प्रोटीन के कार्य क्या क्या है, ठीक है। तो देखो प्रोटीन के कार्य क्या क्या है। पहला, प्रोटीन शरीर में रक्त में हीमोग्लोबिन, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो रक्त में हीमोग्लोबिन और मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा कार्य प्रोटीन का वो है, प्रोटीन नए ऊतकों का निर्माण तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करता है। तीसरा जो हमारा कार्य है, प्रोटीन शरीर में जल तथा अम्लों के संतुलन को नियमित रखता है। प्रोटीन जो है वो शरीर में जो जल होता है हमारा और जो अम्ल होता है उसके जो नियमित उसका जो संतुलन है उसको नियमित रखता है, ठीक है। अगला जो हमारा कार्य है वो है, प्रोटीन ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है तथा एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो ऑक्सीजन व पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाता है तथा एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है, ठीक है। अब आगे जो आता है वो हमारा आता है वसा। वसा क्या है, ठीक है। अब वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना, आपको चैप्टर बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो वसा समझते हैं, वसा क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की तरह ही वसा भी हमारे भोजन की महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। जो वसा है वो भी हमारे भोजन की बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के सहमिश्रण यानी इससे मिलकर बना होता है, जिसमें क्रमशः 76, 12 तथा 12, ठीक है। यानी कि देखो कार्बन जो है हमारा वो 76 होता है, ऑक्सीजन हमारा 12 और जो हमारा हाइड्रोजन है वो हमारा 12, ठीक है। तो इतने प्रतिशत हो, ठीक है। कार्बन जो हमारा होता है वो होता है 76% और हमारा ऑक्सीजन होता है 12% और जो हमारा हाइड्रोजन है वो होता है हमारा 12%, ठीक है। अब देखो आपने पढ़ लिया कि महत्वपूर्ण भाग है और वसा कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के सहमिश्रण से बना है, जिसमें 76% हमारा कार्बन होता है, 12% ऑक्सीजन होता है और 12% हाइड्रोजन होता है, ठीक है। और देखो 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 कैलोरी, देखो 1 ग्राम वसा में लगभग 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि जो 1 ग्राम वसा है इसमें कितने किलो कैलोरी प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है कि 1 ग्राम वसा से लगभग 9.1 किलो कैलोरी प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम समझते हैं वसा। जो वसा है, वसा हमने समझ लिया। अब वसा के प्रकार क्या क्या है वो हम समझते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं एक एक चीज बिल्कुल गहराई से बता रहा हूँ ताकि आप बिल्कुल चैप्टर आसान भाषा में समझ सको, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और वीडियो पे पूरा आखिर तक बने रहे ताकि आपको चैप्टर पूरा आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो पहला हमारा है संतृप्त वसा। अब समझते ये होता क्या संतृप्त वसा, ठीक है। तो संतृप्त वसा
में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। ठीक है, संतृप्त जो हमारा वसा है इसमें संतृप्त वसा अम्ल होते हैं। यह सरल बंध में पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती। इसे पशु वसा भी कहते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा को हम पशु वसा भी कहते हैं। ठीक है, संतृप्त वसा का अधिक मात्रा में सेवन करने से मोटापा तथा रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। यदि हम संतृप्त वसा का अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारा जो मोटापा है वो बढ़ेगा और रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल है उसका स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इसके कारण जो हमारा हृदय संबंधी जो रोग है उसकी संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की वसा फास्ट फूड, बेकरी उत्पादों, आइसक्रीम, पनीर, मक्खन तथा घी इत्यादि में पाई जाती है। ठीक है, अब हम समझते हैं असंतृप्त वसा ये क्या होता है। देखो, असंतृप्त वसा में दो या दो से अधिक बंध हो सकते हैं। वह इनमें हाइड्रोजन ग्रहण करने की क्षमता होती है। ये साधारण ताप पर तरल रूप में होते हैं। ठीक है, ये जो है असंतृप्त वसा ये साधारण ताप पर तरल रूप में होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो शरीर में निर्मित नहीं होते। उत्तम स्वास्थ्य व शरीर की वृद्धि के लिए इसको आहार द्वारा लेना आवश्यक होता है। यदि व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य चाहिए और शरीर की जो वृद्धि है उसके लिए जो व्यक्ति को ये जो है आहार में लेना, ये जो वसा होता है हमारा जो हमारे शरीर से निर्मित नहीं होते, जो असंतृप्त वसा है जो शरीर में निर्मित नहीं हो सकते, उत्तम स्वास्थ्य व शरीर की वृद्धि के लिए इनको आहार द्वारा लेना आवश्यक होता है। ठीक है, इन्हें अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम अनिवार्य वसा अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये विभिन्न खाद्य तेलों जैसे मूंगफली, तिल, सरसों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं वसा के प्रकार। वसा जो है इसके कितने प्रकार है। ठीक है, वसा जो कार्य है, सॉरी यहाँ पे वसा कार्य मिस्टेक हो, यहाँ पे हमारा है वसा के कार्य। ठीक है, वसा के क्या क्या कार्य है आपने देखो, इससे पहले हमने आपको बताया असंतृप्त वसा के बारे में बताया, संतृप्त वसा के बारे में बताया। ठीक है, हम देखो क्या क्या सीख चुके। वसा हमने वसा मैंने आपको बता दिया, फिर मैंने आपको संतृप्त वसा बताया, फिर असंतृप्त वसा बताया। अब हम समझते हैं कि जो वसा है इसके कार्य क्या है। जो वसा है इसके कार्य क्या है, तो देखो पहला कार्य हमारा है वसा शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला पॉइंट आपको ये लिख देना है एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लिखना है कि वसा जो है हमारे शरीर की अनेक क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा, वसा शरीर के तापमान को नियमित तथा कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, वसा हार्मोन्स के उत्पादन में भी सहायक करती है। ठीक है, चौथा, यह त्वचा को खुरदरा होने से बचाती है तथा गर्मी व सर्दी के बाहरी प्रभाव से भी रक्षा करती है। और जो हमारा पांचवा कार्य है वो है वसा की सही मात्रा शरीर की सुंदरता को बनाए रखती है। ठीक है, अब हम समझते हैं जल। आखिर जल क्या है। ठीक है, तो देखो जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रम से 2:1 है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जल जो हमारा होता है, देखो जल को हम लिखते हैं H2O। ठीक है, देखो इसमें हमारा जो हाइड्रोजन है ये इसमें 2 अणु होते हैं इसके, और ऑक्सीजन के हमारे 1 अणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलने से बनता है। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन में इसमें 2 अणु है और इसमें हमारे 1 अणु होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में हमारा 1 अणु है और हाइड्रोजन में हमारे 2 अणु है। ठीक है, तो देखो जल एक ऐसा यौगिक है जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के क्रम से 2:1 के अनुपात में मिलने से बनता है। हमारे शरीर की विभिन्न आंतरिक क्रियाएं तरल माध्यम में ही होती है। ठीक है, इसलिए जल को बृहत यानी मैक्रो पोषक तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि कुछ विद्वान जो है हालांकि कुछ विद्वान है इसी कारण से इसे पोषक तत्व न मानकर आवश्यक तत्व भी मानते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जल जो है वो मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ठीक है, अब हम समझते हैं जल है हमारा, जल के कार्य क्या क्या है। ठीक है, जल जो इसके कार्य क्या क्या है, देखो हमारे रक्त का 90% भाग जल ही होता है। ठीक है, हमारे जो रक्त है उसका जो 90% भाग है वो जल ही होता है। दूसरा जो कार्य है, जल पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक ले जाने में सहायता करता है। तीसरा जो हमारा कार्य है, यह अपशिष्ट पदार्थों के शरीर से निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
चौथा जो हमारा कार्य है, यह शरीर के तापमान को नियमित करता है, ठीक है। पांचवा जो हमारा कार्य है, यह शरीर की आंतरिक रासायनिक क्रियाओं के लिए भी अनिवार्य होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको मैक्रो पोषक तत्व बताया था, यानी बृहत मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं बृहत पोषक तत्व यानी मैक्रो। इससे पहले मैंने आपको मैक्रो पोषक तत्व बताया था। अब हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्व होता क्या है। देखो, सूक्ष्म यानी माइक्रो, आपने जरूर सुना होगा कि माइक्रोफोन, तो उसी से आप इसका नाम याद कर सकते हो कि माइक्रो यानी छोटा होता है, माइक्रोफोन छोटा होता है ना जिस प्रकार से, वैसे माइक्रो यानी सूक्ष्म यानी छोटा पोषक तत्व, ठीक है। तो सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व वह पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में पड़ती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी जो आवश्यकता है वो कम मात्रा में पड़ती है, परंतु यह शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, ठीक है। लेकिन जो ये है, ये जो पोषक तत्व है हमारा, ये शरीर के सामान्य रूप से काम करने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब हम समझते हैं जो हमारा सूक्ष्म यानी जो माइक्रो पोषक तत्व ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो पहला आता है वो आता है खनिज और दूसरा आता है हमारा विटामिन, ठीक है। तो देखो, खनिज में हमारा दो प्रकार का होता है, अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज और दूसरा हमारा कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज। और जो हमारा विटामिन है वो है हमारा वो भी दो प्रकार का होता है, पहला वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है जल में घुलनशील विटामिन, ठीक। अब समझते हैं खनिज। खनिज जो हमारा है वो क्या है, देखो, तो खनिज देखो अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, ठीक है। जो हमारा सूक्ष्म यानी माइक्रो पोषक तत्व है, इसमें जो हमारा खनिज है ये हमारा दो प्रकार का होता है, पहला अधिक मात्रा में और दूसरा कम मात्रा में, ठीक है। तो जो हमारा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो खनिज है वो है हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। सब नाम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से, तो आपको ये सभी लिखने पड़ेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और पोटेशियम। अब हम समझते हैं जो कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज, कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से, देखो हमारा लोहा है, आयोडीन, तांबा, क्रोमियम और कोबाल्ट, ठीक है। ये जो खनिज है कम मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं विटामिन। विटामिन हमारा देखो, तो विटामिन हमारा दो प्रकार का है, एक हमारा वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा हमारा जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो पहले समझते हैं वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो हमारा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारा वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अब समझते हैं जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है। तो देखो, बी समूह के विटामिन, जो बी हमारा समूह है उसके विटामिन, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12 और विटामिन सी, ठीक है। ये हमारे विटामिन होते हैं जल में घुलनशील विटामिन। अब हम समझते हैं गैर पोषक तत्व। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो हमने पढ़ा पोषक तत्व के बारे में। अब हम पढ़ेंगे गैर पोषक तत्व, यानी जो गैर पोषक तत्व है वो क्या होते हैं, वो सब मैं आपको बिल्कुल डीप पढ़ाऊंगा, बिल्कुल गहराई से पढ़ाऊंगा ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है। आप वीडियो को पूरा आखिर तक देखें ताकि आप बिल्कुल आसान समझ में आ जाए, ठीक है। तो समझते हैं गैर पोषक तत्व क्या होते हैं। देखो, आहार के ऐसे घटक जो कैलोरी ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते गैर पोषक तत्व कहलाते हैं, यानी ऐसे घटक जो इससे हमें कैलोरी भी नहीं मिलती और हमें ऊर्जा भी नहीं मिलती, उसे हम कहते हैं गैर पोषक तत्व, ठीक है। अब गैर पोषक तत्व कितने होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला हमारा होता है फाइबर, दूसरा जल, तीसरा स्वाद यौगिक, चौथा रंग यौगिक और पांचवा पादप यौगिक। ये सबको मैं आगे आपको बिल्कुल गहराई से समझाऊंगा ये सब चीज होते हैं क्या, ठीक है। बिल्कुल आपको डीप बताऊंगा, ठीक है। पहले समझते हैं फाइबर। फाइबर क्या, देखो, फाइबर भोजन का वह भाग होता है जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। मतलब भोजन का ऐसा भाग होता है जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, ठीक है। अर्थात ये भोजन का अपचित भाग होता है। मतलब ये जो फाइबर है ये मनुष्य, देखो, ये जो फाइबर है हमारे, ये भोजन का वह भाग होता है जिसे मनुष्य की आंतों द्वारा पचाया नहीं जा सकता। अर्थात यह भोजन का अपचित भाग होता है। मतलब ये जो भोजन का हमारा भाग है ये पचता नहीं, ठीक है, ये अपचित भाग होता है। फाइबर से भोजन का परिमाण बढ़ जाता है, जो फाइबर है उससे भोजन का परिमाण बढ़ जाता है, जिससे आंतों के विकार, जो आंतों होते हैं, जो भी हमारे आंत होते हैं, ठीक है, आंतों के विकार दूर हो जाते हैं, ठीक है। तथा कार्य क्षमता में सुधार तथा कार्य जो क्षमता है, ठीक है, जो कार्य क्षमता है उसमें हमारा सुधार आता है, ठीक है। अब समझते हैं हम जो हमारा फाइबर है ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो फाइबर हमारा दो प्रकार का होता है। फाइबर जो हमारा दो प्रकार का होता है, पहला जो हमारा है वो है जल में घुलनशील फाइबर और दूसरा हमारा है जल में अघुलनशील फाइबर। देखो,
जल में घुलनशील फाइबर का मतलब है ऐसा फाइबर जो जल में घुल जाए, ठीक है। तो इससे मधुमेह का स्तर नियमित रहता है तथा कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जल में अघुलनशील फाइबर, यानी कि ऐसा फाइबर जो जो जल में ना घुले, ठीक है। ऐसा फाइबर जो जल में ना घुले उसे हम जल में अघुलनशील फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो इससे मल मुलायम होता है जिसके कारण कब्ज की समस्या नहीं रहती। अब हम समझते हैं जल, आखिर जल क्या है, ठीक है। तो देखो जल हमारे जीवन का मूल आधार है। आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य है उसके जीवन का मूल आधार क्या है, जल, ठीक है। जल हमारे जीवन का मूल आधार है, ठीक है। जल जो है हमारे जीवन का मूल आधार है। मानव शरीर का 65 से 70% भाग जल से ही बना होता है। जो हमारा मानव शरीर है उसका 65 से 70% जो भाग है वो जल से ही बना होता है। जल शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है। जो जल है वो शरीर का जो रक्त है उसको संतुलित अवस्था में रखता है। जो हमारा जल है, जो हमारा जल है वो शरीर के, देखो जल जो हमारा जल है, जल शरीर के रक्त को संतुलित अवस्था में रखता है। और जो हमारा अगला है वो है जल ही हमारे शरीर के तंतुओं को नरम और कोमल रखता है, ठीक है। अब हम समझते हैं स्वाद यौगिक। अगला जो हमारा आता है वो होता है स्वाद यौगिक, ठीक है। देखो आप नाम से पढ़ो, स्वाद यौगिक। ऐसा यौगिक जिसमें हमें स्वाद आता हो, ठीक है। देखो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों में विशेष स्वाद या गंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि देखो आपको एग्जाम में पूछा जाए कि स्वाद यौगिक क्या होता है, देखो आपको लिखना है कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों में विशेष स्वाद या गंध के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो भोजन बनता है उसमें जो हमारा विशेष स्वाद या कोई गंध के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं स्वाद यौगिक। जैसे कि हमारा आता है, जैसे कि दूध में चाय पत्ती। आप सभी जानते हो, आप सभी चाय पीते होगे, तो चाय जो होता है, तो देखो चाय दूध हमारा होता है, ठीक है। ऐसा दूध हमारा वाइट होता है, लेकिन जब उसमें हम चाय पत्ती डालते हैं दूध का कलर बदल जाता है, उसका स्वाद, उसका टेस्ट, उसका जो गंध है वो सब बदल जाता है। तो ये हमारा हो गया स्वाद यौगिक, ठीक है। या कॉफी डालने से, यदि आप दूध में चाय पत्ती डालोगे तब भी उसका स्वाद और जो रंग है उसका देखो, जो जब आप जो दूध है उसमें चाय पत्ती या कॉफी डालोगे तो उसका जो स्वाद है वो बदल जाएगा, उसका जो कलर है वो भी बदल जाएगा, ठीक है। उसका स्वाद व गंध बदल जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं रंग यौगिक, ठीक है। देखो इससे पहले मैंने आपको ये बताया स्वाद यौगिक। इसमें देखो यही होता है कि जो कुछ ऐसे यौगिक, देखो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो भोज्य पदार्थों में विशेष स्वाद या गंध के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप दूध में चाय पत्ती या कॉफी, देखो दूध में चाय पत्ती या कॉफी डालने से उसका स्वाद या गंध बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है स्वाद यौगिक, ठीक है। अब हम समझते हैं रंग यौगिक। अब रंग यौगिक क्या है वो समझते हैं। देखो यह ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें पदार्थों को बाजार में अच्छे भाव में बेचने के लिए कई बार इन पर रासायनिक रंग भी चढ़ा दिया जाता है। देखो आपने कुछ सामान बाजार में, जो कुछ सामान होते हैं उसको अच्छे भाव में, देखो उस जो बाजार में जो सामान है उसको अच्छे भाव में बेचने के लिए कई बार उन पर जो रासायनिक रंग होता है वो भी चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। अब हम समझते हैं पादप यौगिक। पादप यौगिक क्या होता है। देखो पादप यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें खाने पर उनके लाभदायक अथवा हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पादप यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें यदि आप खाएंगे, जिन्हें खाने पर लाभदायक तथा हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। विभिन्न शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जो कैंसर की रोकथाम करते हैं। पादप यौगिक में कई ऐसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो उनके हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कैफीन, इसे यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो हृदय में गति, देखो अगर ये जो हमारा कैफीन है, कैफीन यदि देखो जैसे कि देखो ये जो हमारा कैफीन है, इसे यदि अधिक मात्रा में लिया जाए तो हृदय गति में, आमाशय से स्रावित होने वाले अम्ल में तथा मूत्र में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पादप यौगिक। तो ये था हमारा क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 5वां, खेल और पोषण। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।